दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आजकल यूएसए के मिनेसोटा इलाके में हूँ। मेरी लड़की जो है यहाँ पर पिछले लगभग 20 वर्षों से रह रही है और उसको तथा उसके हस्बैंड को यहाँ का नागरिकता भी मिल गई है। उसके जो 2 बेटे हैं वो भी यहीं पैदा हुए, अमेरिका में ही, इसलिए वो तो बॉर्न सिटीजन हो गए। खैर, मैं जो आपके सम्मुख आज आया हूँ वो इसलिए है कि दोस्तों, देश के हालात बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं। आप लोगों ने देखा कि बंगाल में जो चुनाव हुए, क्या वो वास्तव में जो है उनको संवैधानिक तरीके से होने वाले चुनाव की संज्ञा दी जा सकती है? वहाँ पर सिर्फ वोट चोरी ही नहीं हुई बल्कि सीट चोरी भी हुई और यहाँ तक के कि पूरा ही इलेक्शन चोरी कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के बदौलत हमारे देश का जो चुनाव आयोग है उसका दायित्व है कि देश में संवैधानिक तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए जाएं। लेकिन आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुना है, वो पूरी तरह से सत्ता का खिलौना बनकर रह गया है। जो वो चाहते हैं वही होता है। नैतिकता कोई मायने नहीं रखती, संवैधानिक तरीके कोई मायने नहीं रखते। अब आप देखिए कि किसी भी स्टेट में अगर 27 लाख लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए तो वो क्या है? संविधान की पूरी तरह अवहेलना हो रही है। संविधान को ताक पर रख दिया गया है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि संविधान का संरक्षक है, कस्टोडियन है, उसका काम है कि वो देखे कि देश में कोई भी कार्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको रोक दे। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर भी ऐसे लोगों को न्यायाधीश बना दिया गया है जो पूरी तरह से सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। जो सत्ता चाहती है वैसा ही वो निर्णय देते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि किस तरह से वोटों की डकैती की जा रही है, किस तरह से सीट चोरी की जा रही है, ये कोई मतलब नहीं है। बल्कि वो तो वही करते हैं, वैसा ही जो है निर्णय देते हैं जैसी सत्ता चाहती है। अगर वो सत्ता के अनुकूल निर्णय न दे सकें तो फिर जो पिटीशन वहाँ पर फाइल की गई कि भाई मेरे साथ ये धोखा हुआ है या मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसको सुने, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने से भी इनकार कर देता है। तो ऐसे समय में जबकि देश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल बन गया है, हमारा जो प्रधानमंत्री है
वो चाहता है कि देश में 400 से अधिक सीटें आ जाए। 400 से अधिक सीटें का मतलब कि वो संविधान को पूरी तरह से ताक पर रख करके अपनी मनमानी कर सके। तो क्या ऐसा होना चाहिए? आप लोगों को ये सब देखना है, क्योंकि हमारे जो संविधान के अनुसार एक्चुअल सत्ता जो है वो नागरिकों के हाथ में है, जनता के हाथ में है। अगर जनता चाहे तो चाहे कैसा भी गुंडा बदमाश, चाहे कितना ही खतरनाक व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर आ जाए, लेकिन जनता उसको नकार सकती है। अब चुनाव के माध्यम से ऐसा हो सकता था, लेकिन चुनाव तो नाम मात्र का, दिखावे का हो गया है। तो क्या हम उस दिखावे के जरिए सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं? क्या हम जो ये माहौल है उसको चुनाव के जरिए बदल सकते हैं? ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो हमारे हैं यादव साहब, उन्होंने भी कहा है कि अगर यूपी में भी बंगाल की तरह के चुनाव होते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि बाद में कोई भी चुनाव देश में नहीं होगा। जो सत्ता चाहेगी वो होगा। जो है विरोधी पार्टी हो या विपक्ष हो, वो नाम मात्र का रह जाएगा। ऐसे लोग विपक्ष में रखे जाएंगे जो सिर्फ दिखावे के रूप में सत्ता का विरोध करें, वास्तविक रूप में नहीं। तो यहाँ पर हमारे देश में भी चीन की तरह से या रसिया की तरह से जो है सत्ता जो है कुछ लोगों के हाथ में रह जाएगी। वो अपनी मनमानी करेंगे। जनता को की आवाज़ का कोई मायने नहीं रहेगा। इस समय जो स्थिति है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को देश अगर दिखाई देता है तो वो सिर्फ गुजरात तक ही है। उनके लिए गुजरात ही भारतवर्ष है। उनके लिए जनता का मतलब है वो कुछ गुजराती व्यवसायी उद्यमी जिनको हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में शीर्ष पर लाना चाहते हैं, उद्योगपतियों में जिनकी गिनती शीर्ष पर करना चाहते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री को अडानी, अंबानी और मेहुल चोकसी जैसे और दूसरे जो जितने मोदी हैं या जितने भी और लोग हैं जो गुजराती व्यवसायी है, उद्योगपति है, उद्यमी है, सिर्फ वही उनके लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए जनता है और कुछ नहीं है। तो सब कुछ लूट रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जब सत्ता पे आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन अब तो सरेआम देश को बेचा जा रहा है। ना तो वातावरण की कोई परवाह है। जितनी चाहे जमीन वो अपने प्रिय उद्योगपतियों को मात्र 1 रुपए की टोकन मनी पर दे सकते हैं। कई हजार किलोमीटर
कि ज़मीन भी उद्योगपतियों को दी जा रही है ताकि वो वहाँ पर अपने उद्योग खड़े कर सके, ताकि वो वहाँ पर खनन का कार्य कर सके और देश के पर्यावरण को खोखला कर दें, देश के पर्यावरण को तहस नहस कर दें। तो आपको देखना है कि क्या ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि जनता को सड़क पर आना पड़ेगा। जो हमारा युवा वर्ग है वो 65% है जनसंख्या के लिहाज से। वो वर्ग है जो स्कूलों में है, कॉलेजों में है, जो डिग्रियां लेकर सड़क पर है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो ऐसी मिल रही है जो कहना चाहिए कि नाम मात्र की है, उसको उसके जो है योग्यता के हिसाब से नौकरियां नहीं मिल रही है। देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई चरम पर है। हमारे प्रधानमंत्री को इससे कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सत्ता में बने रहें, सत्ता पर काबिज रहें, अपनी मनमानी करते रहें। और जो आरएसएस का जो मोटिव है कि देश में जो है सत्ता उनके हिसाब से हो, मनुस्मृति के हिसाब से हो, मनुस्मृति जिसमें देश की आधी आबादी का कोई मतलब नहीं है, महिलाओं का, स्त्रियों का कोई मतलब नहीं है, जिसमें एक वर्ष विशेष तो सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जाए कि वो जी सके, वो देश में कुछ कार्य न कर सके, देश में कोई योगदान न दे सके, बस जिसको पैरों के तले रौंदा जा सके। और एक वर्ग ऐसा हो जो पूरे शासन को चलाए, उनकी मनमर्जी के अनुसार शासन चले, तो क्या ये ठीक रहेगा? जो जेन जी है, जो युवा वर्ग है, क्या वो अपने भविष्य को अंधकार में ढकेल देंगे? क्या वो एक ऐसे व्यक्ति बनकर रह जाएंगे जिनकी इच्छाओं का कोई मतलब नहीं है, जिनकी योग्यताओं का कोई मतलब नहीं है? तो अगर ऐसा ना हो तो आपको सड़क पर आना होगा, आपको राहुल गांधी का साथ देना होगा, आपको सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी का साथ देना होगा, काकरोचों को सड़क पर आना होगा। जब हमारे देश का सुप्रीम न्यायाधीश कहे कि जो बेरोजगार लोग हैं वो तो काकरोचों के समान हैं, अब बताइए क्या सोच है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हमारे जजों की? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए आपको राहुल गांधी का साथ देना होगा, आपको सीजेपी का साथ देना होगा, सड़क पर आना होगा, लड़ाई लड़नी होगी, तभी आप इस सत्ता को बेदखल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय।